अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 4 ऑफ बायोलॉजी, जिसका नाम है सेल्स एंड टिश्यूज़। तो गाइस, इस लेक्चर सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे कि आपको वो कंसेप्ट्स बताए जो एग्ज़ाम्स के लिहाज से या आपके कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिहाज से अहम हो। और हम कोशिश करेंगे कि ये लेक्चर शॉर्ट भी हो कि आपको सुनने में और आपको देखने में आसानी भी हो। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल्स एंड टिश्यूज़, और इसमें हम डिस्कस करेंगे सेल एंड सेल थ्योरी कि बेसिकली सेल है क्या। ठीक है, हम सेल के बारे में सुनते हैं कि ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक यूनिट सेल है। तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली सेल है क्या चीज़, ठीक है, और सेल थ्योरी है क्या चीज़। ठीक है, तो सेल की डिफिनीशन कुछ यूँ है कि इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन सी चीज़ें होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर दोज थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स उन चीज़ों को हम कहेंगे जो ग्रोथ कर सके, जो मतलब उसकी ग्रोथ हो साइज में भी और नंबर में भी। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म हम उन चीज़ों को भी कह सकते हैं जो रिप्रोडक्शन करे, मतलब अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाए। मतलब आप ह्यूमंस को देखें, ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ती है ना, बिकॉज ह्यूमंस आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप एनिमल्स को देख ले, एनिमल्स भी रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? दे आर कैपेबल टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको भी हम कह सकते हैं। तो गाइस, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ कर सके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोड्यूस हो सके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको भी हम कह सकते हैं जो रिस्पिरेशंस और ब्रीथिंग कर सके। तो ब्रीथिंग और रिस्पिरेशंस क्या है? ब्रीथिंग हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो हम ऑक्सीजन अंदर कर लेते हैं। हम सांस बाहर करते हैं तो वो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इस अमल को, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के अमल को क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। रिस्पिरेशन भी इसी तरह है। रिस्पिरेशन ऑक्सीजन को यूज करता है, ठीक है, किस लिए? ग्लूकोज जो हम खुराक खाते हैं उसको ब्रेक डाउन के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है, और ऑक्सीजन इस्तेमाल होके खुराक को तोड़ने में, खुराक को ब्रेक डाउन करने में उससे एनर्जी बनती है। तो जो एनर्जी बनती है, इस अमल को हम रिस्पिरेशन बोलते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रीथिंग भी करेगा और रिस्पिरेशंस भी करेगा। ठीक है, और रिस्पिरेशन किस लिए होता है? एनर्जी बनाने के लिए रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट है ना, बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको हम क्या करेंगे? सेल्स। अब ये सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर भी बनाएगा और फंक्शन भी बनाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर किस तरह बनाएगा? मतलब एक खास शक्ल, सेल्स, ज्यादा सेल्स बनके या एक सेल बनके वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का शक्ल बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाएगा। और फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन होता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, लेट सपोज ह्यूमंस को ले ले, तो ह्यूमंस में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। वो डिफरेंट ऑर्गन्स किस चीज से बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। तो वो ऑर्गन जो फंक्शन करता है, इट मीन वो फंक्शन किसकी वजह से होता है? सेल की वजह से। लेट सपोज हम ले लेते हैं लिवर, जिगर जो होता है, लिवर हम ले लेते हैं। लिवर एक ऑर्गन है ह्यूमंस में, और वो किस चीज से बना है? सेल से बना है। तो लिवर जिस सेल से बना है उनको कहते हैं हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स। तो ज्यादा हेपेटोसाइट्स मिलके एक ऑर्गन बना लेता है जिसका नाम है लिवर। अब लिवर का एक खास स्ट्रक्चर भी है। वो क्या, किसकी वजह से? हेपेटोसाइट की वजह से है। और लिवर के एक
बहुत से फंक्शंस भी है, और वो किस वजह से, वो भी हेपेटोसाइट्स की वजह से। तो इट मीन हेपेटोसाइट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। ठीक है, इसी तरह सारे ऑर्गेनिज्म, लेट सपोज आप लंग्स ले ले, फेफड़े ले ले, ठीक है, लंग्स, लंग्स ले ले, लंग्स में भी बेसिक यूनिट ऑफ मतलब सेल्स होते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, अल्व्यूलाई। अल्व्यूलाई एक स्ट्रक्चर होता है, इसमें सेल्स होते हैं। तो अल्व्यूलाई लंग्स का बेसिक स्ट्रक्चर, ज्यादा अल्व्यूलाई मिलके लंग्स बना लेता है, और लंग्स का जो स्ट्रक्चर होता है या फंक्शन होता है वो किसकी वजह से, अल्व्यूलाई की वजह से होता है। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है, उसका बेसिक यूनिट वो कहाँ से आते हैं, बेसिक यूनिट उसका क्या है, सेल है। ज्यादा बहुत से सेल्स मिलके लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना लेती है। इसी तरह आप जब मतलब आप ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं ना, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह बनते हैं, तो वो भी सेल्स से स्टार्ट हो जाते हैं। सेल्स मिलके टिश्यूज बना लेते हैं। वो हम इस चैप्टर में जो टॉपिक्स आएंगे बाद में, तो वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस जगह में यही बताता चलूँ कि ज़्यादा सेल्स मिलके टिश्यूज बना लेते हैं, ज़्यादा टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बना लेते हैं, फिर ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल जीआई सिस्टम है हमारे बॉडी में, जीआई सिस्टम में बहुत ऑर्गन्स है, तो ज़्यादा ऑर्गन्स मिलके सिस्टम्स बना लेते हैं, और सिस्टम्स मिलके सारे एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन भी होता है, ताल्लुक, कनेक्शन भी होता है। ज़्यादा सिस्टम मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना लेता है, ठीक है। तो सेल बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये कंसेप्ट आपको जरूर आना चाहिए, ठीक है, कि इसका बेसिकली मतलब क्या है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है, उसका बेसिक यूनिट क्या है, सेल। सेल थ्योरी, फिर सेल थ्योरी के की तरफ आते हैं। तो सेल थ्योरी कैसी बनी, ये बहुत से रिसर्च के बाद बनी। जब माइक्रोस्कोप नहीं बना था तो सेल का कोई कंसेप्ट नहीं था। माइक्रोस्कोप के आने से सेल के बारे में भी लोग जान गए, और फिर सेल के बारे में लोगों ने बहुत से इंफॉर्मेशन, बहुत से रिसर्च के बाद सेल थ्योरी बनाई। और उन सेल थ्योरी की कुछ स्टेट पॉइंट्स है, उनको आप लाजमी याद रखना, क्योंकि ये हर एग्जाम में पढ़ा पढ़ा होता है। ये सेल थ्योरी के इसके मेन पॉइंट्स बताओ। मेन पॉइंट्स इसके क्या है, कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये तो सही बात है, तमाम हमने पहले ही सेल की डिफिनीशन में बताया कि बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही सेल्स है। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ये तो सही बात है। फिर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी सेल्स है, मतलब लाइफ स्टार्ट होती है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो वो भी पहले एक सेल से स्टार्ट होती है। एक सेल पहले होता है, फिर ये सेल्स डिवाइड होके ज़्यादा सेल्स बना लेते हैं। तो लेकिन लाइफ स्टार्ट होती है तो एक सेल से स्टार्ट होती है, ठीक है, ये आप लाजमी याद रखना। फिर तीसरा पॉइंट है, जब ये एक सेल्स होता है, फॉर एग्जांपल इस सेल से और सेल्स कैसे बनेंगे, तो इसके बारे में ये पॉइंट है, न्यू सेल्स फॉर्म फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स। ये सेल है, ये सेल्स किससे बने हैं, ये इसी सेल से बना है। और ये ही पॉइंट हम चैप्टर 5 सेल साइकिल में डिस्कस करेंगे, कि हाउ न्यू सेल्स फॉर्म, ठीक है। तो हाउ न्यू सेल फॉर्म ये हम चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे, कि न्यू सेल्स कैसे बनते हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, पहले से जो सेल्स मौजूद होते हैं, उससे न्यू सेल्स कैसे बनते हैं। तो ये हम न्यू जो चैप्टर 5 है, हम उसमें सेल डिवीजन पे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ सेल्स। सेल्स भी अब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है, वो भी कुछ हिस्सों से मिलके बना है। और उस जो पार्ट्स ऑफ सेल है, हम उसको अभी
स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हम उसमें पहले सेल मेम्ब्रेन करते हैं। और आपको मैं बताता चलूँ कि जो भी ऑर्गेनिजम्स है उसमें सेल मेम्ब्रेन कॉमन है। मतलब सेल मेम्ब्रेन अगर प्लांट है तो उसमें भी सेल मेम्ब्रेन होगा। ये नहीं कि प्लांट में है एनिमल में नहीं है, नहीं। सेल मेम्ब्रेन सारे जो ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल मेम्ब्रेन ज़रूर होगा, ठीक है। चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो, चाहे प्रोटेस्ट हो। आपने 5 किंगडम के बारे में बायोडाइवर्सिटी में पढ़ा है, ठीक है। तो जो 5 किंगडम्स है सब ऑर्गेनिजम्स में सेल मेम्ब्रेन होगा। और सेल मेम्ब्रेन it will cover the outer part of the cell. For example, this is, ये हम सपोज करते हैं ये सेल है, तो ये सेल की इनर जो पार्ट्स होती है, इनर इन्वायरमेंट है, और ये आउटर। तो ये जो बॉर्डर है ना, ये सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन विल आइसोलेट, मतलब ये जुदा करेगा किसको, इनर इनर एनवायरनमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो एक्सटर्नल, जो बाहर का माहौल होता है सेल के और अंदर का, ये इसके बीच में एक बॉर्डर का काम करती है, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन अभी प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन कैसे होता है वो हम बाद में करेंगे, लेकिन सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में ऐसे होता है कि प्लांट सेल में एक बाहर एक और लेयर भी होगा, उसका नाम होता है सेल वॉल, ठीक है। ये प्लांट सेल में भी होगा और फंजाई सेल में भी होगा, ठीक है। लेकिन सेल वॉल क्या है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में किसके बाद होगा, सेल वॉल के बाद आएगा, मतलब सेल वॉल के अंदर होगा। और एनिमल सेल में किस तरह होता है, मतलब ह्यूमन सेल्स में, बाकी जो एनिमल है उसमें कैसे होगा, वो आउटर बिल्कुल बाहर की तरफ होगा। और प्लांट में ये सेल वॉल के बाद आएगा, सेल वॉल के अंदर होगा, सही है। तो सेल मेम्ब्रेन अभी किस चीज से बना है, किस चीजों से बना है, ये लिपिड्स से बना है जिसको हम फैट्स भी कहते हैं। ये प्रोटीन से मिलके बना है। प्रोटीन के बाद ये कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम शुगर्स भी कहते हैं, ग्लूकोज भी कहते हैं, तो ये उससे भी बना है। और कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल लिपिड का ही एक किस्म है, कोलेस्ट्रॉल से भी ये बना है। लेकिन जो मेन इसके कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स, सही है। ये लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर ये लफ्ज आए तो आप इसको भी कंफ्यूज ना करना कि सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट सेपरेट्स द इनर एनवायरनमेंट या इनर पार्ट ऑफ सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर, ये जो इनर पार्ट्स होती है इसको हम इंट्रा सेलुलर बोलते हैं, और जो आउटर होता है इसको एक्स्ट्रा सेलुलर। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, इंट्रा सेलुलर, इंट्रा मीन इनर और सेलुलर मीन सेल। सो ये इंट्रा सेलुलर है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर। तो सेल मेम्ब्रेन का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है ना कि इट प्रोटेक्ट्स या इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द सेल। बाहर जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, जो ख़तरनाक मटेरियल्स होते हैं, वो सेल्स के अंदर जा सकती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन की वजह से वो नहीं जा सकती इनसाइड द सेल्स। इंट्रा सेलुलर नहीं जा सकती, वो एक्स्ट्रा सेलुलर में ही रहेगी, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के ये है। अब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बेसिकली ये लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट बेसिकली इसमें किस तरह अरेंज होते हैं। तो इसके लिए लोगों ने एक मॉडल किया है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसको बोलते हैं, कि बेसिकली जो लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल ये सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, तो ये किस तरह अरेंज होते हैं। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये आ सकता है कि एक्सप्लेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन किस तरह है, सेल मेम्ब्रेन इज ए सी ऑफ लिपिड्स। ये एक लिपिड्स का दरिया है, समंदर है, इन विच प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग। उसमें प्रोटीन्स फ्लोट करते हैं,
मतलब तैरते हैं, ठीक है। जिस तरह समंदर या दरिया में कुछ चीज तैरते हैं ना, किश्तियाँ या और कोई चीज, तो उसी तरह लिपिड्स एक दरिया है और उसमें प्रोटीन्स तैरेंगे और बाकी उसमें क्या होंगे, लिपिड्स भी, सॉरी, कोलेस्ट्रॉल भी होंगे और कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, ठीक है। तो आप ये कंसेप्ट्स रखें कि सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लिपिड इंपॉर्टेंट है और प्रोटीन्स, बाकी इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है और कोलेस्ट्रॉल भी है, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मिकदार में, ठीक है। तो लिपिड का किस तरह स्ट्रक्चर इसमें होगा, लिपिड विल बी बाई लेयर, इसमें 2 लेयर्स ऑफ लिपिड्स होते हैं। एक ये लेयर है, देखे ये लेयर है और एक ये लेयर है। इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है, ये हेड होता है, ये जो गोल गोल है ना, इसमें ये हेड होगा और ये टेल होगा, ठीक है। तो लिपिड बाय लेयर, एक ये लेयर होगा और दूसरा ये लेयर होगा। सो द लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन विल बी लिपिड बाय लेयर। जो इसमें लिपिड होंगे ना सेल मेम्ब्रेन में, वो 2 लेयर्स में होंगे, एक ऊपर और एक नीचे, या एक आउटर और एक ये इनर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज इनसाइड ऑफ सेल्स, ये जो एरिया है ना, ये तो ये इनसाइड ऑफ सेल्स है और ये आउटसाइड ऑफ सेल्स है, ये आउटसाइड ऑफ सेल्स है और ये इनसाइड, और ये सेल मेम्ब्रेन है विच सेपरेट्स द इनसाइड ऑफ सेल्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये आउटसाइड ये आउटसाइड लेयर है, आउटसाइड जो पार्ट ऑफ सेल्स है ना, तो उसकी तरफ एक ये लेयर है और इनसाइड ऑफ सेल्स की तरफ ये दूसरा लेयर है। और ये गोल गोल जो नजर आते हैं, दीज आर हेड और दिस इज टेल। लिपिड के ये हेड है और ये टेल है। बाकी आपको कुछ भी मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, यही याद करें कि लिपिड विल बी बाई लेयर, इट विल कंसिस्ट ऑफ हेड एंड टेल, सही है। तो ये है लिपिड्स, अभी ये सारे लिपिड्स है। ये क्या है, ये है प्रोटीन्स। ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर जो है, जो सेल मेम्ब्रेन के आर पार होते हैं, ये है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स 2 तरह के होते हैं, एक तो ये आर पार होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, और दूसरे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, ये जिसकी हम बात कर रहे थे कि सेल मेम्ब्रेन विल बी द सी ऑफ लिपिड्स इन विच द प्रोटीन्स विल बी फ्लोटिंग। तो ये वही प्रोटीन्स है जो ऑन द सरफेस ऑफ सेल्स होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे ये क्या है, ये प्रोटीन्स है जो कि फ्लोट करते हैं इन द ऑन द लिपिड्स, सही है। तो ये सारे लिपिड्स हो गए, ये प्रोटीन हो गया, ये प्रोटीन हो गया, ये प्रोटीन आर पार होते हैं और ये प्रोटीन ऑन द सरफेस होते हैं, सरफेस पे होते हैं। फिर ये क्या है, ये चीज, ये है कार्बोहाइड्रेट्स, इसको हम शुगर्स भी बोलते हैं। देखे इधर पे ये दिया गया है शुगर्स, इसको हम कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं, शुगर्स भी बोलते हैं। तो ये शुगर्स किस तरह पड़े होते हैं, या तो ये प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं, और या ये आप इधर देख सकते हैं, या ये लिपिड्स के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। आइदर इट विल बी अटैच विद लिपिड्स और प्रोटीन्स। ये देखें, ये प्रोटीन्स के साथ इधर अटैच है और ये इधर लिपिड्स के साथ अटैच है। तो ये तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, शुगर्स हो गए, ग्लूकोज हो गए। अब ये चीजें क्या है, ये तो ये वो चौथा चीज है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, सही है। तो कोलेस्ट्रॉल भी इधर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। पेपर में आया तो ये लाजमी आपने ड्रा करना है, चाहे गंदा बना ले लेकिन जरूर बना ले, पॉइंट आउट करे कि लिपिड किधर है, प्रोटीन्स किधर है, कार्बोहाइड्रेट्स किधर है और कोलेस्ट्रॉल किधर है। तो आपको फुल मार्क्स वो देंगे। देखो लिपिड बाई लेयर है, 2 लेयर्स है, बाई मीन 2, लेयर मीन तह, मतलब 2 लेयर्स है, ठीक है, 2 पार्ट्स इसमें। ये लिपिड बाई लेयर है, ये लिपिड का एक लेयर है और ये लिपिड का दूसरा। अब लिपिड में हेड भी होगा, टेल भी होगा। प्रोटीन्स किधर होंगे, प्रोटीन तो या सरफेस पे होंगे, ये है, ये है, ये है, ये है, या आर पार होंगे, अक्रॉस थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन ये पड़े होंगे। तो ये भी है, ये भी प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स मैंने इधर लेबल किया हुआ है, ये भी है और वो भी है।
ठीक है, सरफेस पे भी होंगे और आर पार भी होंगे। फिर इसमें आपको ड्रा करना है कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स ये देखो लिपिड्स के साथ अटैच है और ये देखो प्रोटीन्स के साथ। तो अभी आप इसको नाम दे सकते हैं, ये प्रोटीन्स है, उसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड्स, क्योंकि ये लिपिड्स के साथ अटैच है तो इट मीन दिस इज ग्लूकोज, तो ये ग्लाइको हो गया और ये लिपिड्स, सो ग्लाइकोलिपिड्स हम इसको बोलते हैं। और जो प्रोटीन के साथ अटैच है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। तो इसमें ग्लाइकोलिपिड्स भी होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होंगे, ठीक है। तो और कोलेस्ट्रॉल्स किधर है, ये इधर स्कैटर्डली पड़े होते हैं, इधर होते हैं, कुछ इधर होते हैं, सही है। तो ये स्कैटर्डली कोलेस्ट्रॉल में सॉरी सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। तो ये लाजमी आप लोगों ने याद करना है और ये इस डायग्राम को आप समझना बहुत ज़रूरी होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और अपने कंसेप्ट्स को इस पे क्लियर करें कि बेसिकली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है क्या, सही है। तो अभी हम जाते हैं फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन के। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या है सेल में, ये सेल का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ सेल है। तो इसके फंक्शंस क्या है, इसके काम क्या है, ठीक है। अच्छा, तो फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स क्या है। सेल मेम्ब्रेन का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन एक है सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल क्या, परमिएबल का मतलब क्या है, परमिएबल का मतलब ये है कि ये द एबिलिटी टू क्रॉस द मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन है, एक बॉर्डर है, इसको क्रॉस करने की एबिलिटी को या इसमें अंदर जाने की एबिलिटी को कहते हैं परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब यह है कि सेल मेम्ब्रेन कुछ चीज़ों को जाने देती है और कुछ चीज़ों को जाने नहीं देती है। मतलब ये चीज़ों को सेलेक्ट करती है कि कौन सी चीज़ें अंदर जाएगी सेल के अंदर और कौन सी चीज़ें अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। तो इट विल सेलेक्टिवली परमिएबल, इट इज़ द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये कौन सी चीज़ों को जाने देगी, ये ज़रूर वाटर को जाने देती है। इट इज़ फ्रीली परमिएबल टू वाटर। फ्रीली परमिएबल टू वाटर मतलब ये है कि इट विल फ्रीली अलाउ द वाटर टू मूव इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल्स भी ये आ सकती है, ठीक है। वाटर स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, ये उनको भी अलाउ करती है, स्मॉल साइज, लेकिन वो और स्मॉल साइज और अनचार्ज आयन, जिसके ऊपर चार्ज नहीं हो, जिसके ऊपर चार्ज हो, फॉर एग्जांपल सोडियम हो गया, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं Na+ हो गया, सोडियम आयन हो गया, पोटाशियम आयन हो गया, ये इसको जाने नहीं देगी क्योंकि ये तो चार्ज है और ये अनचार्ज आयंस को परमिएबल है, मतलब ये उसको अंदर जाने देती है या बाहर जाने देती है, ठीक है। और ये इम्परमिएबल किसको होगा, ये ज़रूर याद रखें, ये एमसीक्यूज के क्वेश्चंस होते हैं कि इट विल फ्रीली permeable to water to small size molecule and uncharged ions and it is impermeable, ये जाने नहीं देगी, सही है। मतलब चीज़ें इसके अक्रॉस नहीं जाएगी। कौन सी चीज़ें नहीं जाएगी, लार्ज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑल चार्ज आयंस, जिसके ऊपर चार्ज होगा ये नहीं जाएगी सेल्स के अंदर। क्यों, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, ये सेलेक्ट करते हैं चीज़ों को कि कौन से अंदर जाएगी और कौन से नहीं। फिर दूसरा है ट्रांसपोर्टिंग सॉल्यूट्स। ये देखें, सेल्स के अंदर और बाहर जो इन्वायरमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। सेल के अंदर कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर ज़्यादा होते हैं और कुछ सॉल्यूट जो है वो सेल के बाहर ज़्यादा। सॉल्यूट्स हम बोलते हैं जो कम मकदार में होते हैं, ठीक है। सॉल्यूट्स उन चीज़ों को हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल दो चीज़ें हैं, हम एक बीकर लेते हैं, उसमें वाटर डाल देते हैं, ठीक है, वाटर, और फिर वाटर में हम साल्ट नमक डाल देते हैं। तो जो वाटर है ये तो ज़्यादा मकदार में होती है, लेकिन जो साल्ट है वो कम मकदार में होती है। तो जो कम मकदार में होती है उसको सॉल्यूट बोलते हैं और जो ज़्यादा मकदार में होगी उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टिंग सॉल्यूट्स,
तो सेल के अंदर और बाहर जो सल्यूट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि सेल के अंदर पोटाशियम जो है, पोटाशियम कैसे डिनोट हम करते हैं, पोटाशियम आयन ज़्यादा होते हैं और सेल के बाहर ये कम होते हैं और सेल के अंदर ज़्यादा होते हैं। तो देखो सल्यूट ज़्यादा हो गए ना, और ये किस वजह से, ये सेल मेम्ब्रेन की वजह से, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन कुछ सल्यूट्स को अंदर जाने देती है और कुछ को अंदर जाने नहीं देती। ठीक है, तो इट इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग सल्यूट्स। जैसे पोटाशियम होगा, अभी सोडियम की बात हम करें तो सोडियम बाहर ज्यादा होगा और अंदर कम होगा। ये किस वजह से, ये सेल मेम्ब्रेन की वजह से, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन कुछ सल्यूट को ज्यादा अंदर आने देती है, कुछ सल्यूट को ज्यादा अंदर आने नहीं देती, कुछ सल्यूट को बाहर बहुत ज्यादा लेके जाती है और कुछ को नहीं। तो इस वजह से ये फर्क आएगा सल्यूट्स में। तो इट विल हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग सल्यूट्स। इसके मैकेनिज्म है वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो बाद में करेंगे। फिर इट आल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी अंदर और बाहर जाने देती है, ये ट्रांसपोर्ट करती है। जैसे ग्लूकोज हो गया, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, तो ये इनको भी अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट करती है। किसकी वजह से ये ट्रांसपोर्ट होते हैं? सेल मेम्ब्रेन की वजह से। सेल मेम्ब्रेन अगर ना हो तो इसकी ट्रांसपोर्ट फिर डिस्टर्ब होगी, ठीक है, कम होगी या मतलब एबनॉर्मल होगी, नॉर्मल नहीं होगी। ये किन प्रोसेस से होती है? मैक्रोमोलेक्यूल्स एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आप ये बस याद रखें कि इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग मैक्रोमोलेक्यूल्स और इट आल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग सॉल्यूट्स, जो कम मिकदार में जो चीज़ें होती है। फिर इट आल्सो रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल सिग्नल्स, जो बाहर सेल के बाहर से कोई मॉलिक्यूल्स ऐसे हो, कोई ऐसे सिग्नल्स आए, तो इट विल रिस्पॉन्ड टू देट सिग्नल्स। या वो सिग्नल्स ऐसे ही मतलब स्टिमुलाई होगा बाहर से, या कोई मॉलिक्यूल्स होगा, जब मॉलिक्यूल्स आ जाए और सेल मेम्ब्रेन्स इसको देखे तो वो उसको रिस्पॉन्ड करती है, या तो सेल काम ज़्यादा कर देती है या कम करती है। तो आप ये याद रखें कि इट विल रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल सिग्नल्स। तो ये सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस आप ये चार याद रखें कि इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल, it helps in transporting solutes, it helps in transporting macromolecules, and it also respond to external signals। तो ये सेल, आज के लेक्चर में हमने सेल पढ़ा, सेल थ्योरी पढ़ी और सेल मेम्ब्रेन पढ़ा। इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो और हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस के आंसर दे, और आपकी जो भी सजेशंस हो उसको हम वेलकम करते हैं। और बाकी लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।